तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग चैप्टर 3 से गॉस थ्योरम की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमें इस चैप्टर के अंतर्गत किन किन टॉपिक को कवर करना है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इस पूरे चैप्टर के दौरान हमें करीब करीब 5 टॉपिक को कवर करना है। सबसे पहला टॉपिक होगा आपका एरिया वेक्टर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि जो सरफेस का जो एरिया है, उस एरिया को हम वेक्टर क्वांटिटी क्यों मानते हैं, इसका डायरेक्शन क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, और इसका इस चैप्टर में क्या यूटिलाइजेशन होता है। तमाम छोटी छोटी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद से जो दूसरा टॉपिक होगा वो कोण घन कोण से होगा। एंगल और सॉलिड एंगल क्या होता है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, कैसे हम यूटिलाइज करेंगे, इसके बारे में देखा जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या होता है, इसके पीछे का हम कह सकते हैं कि फ्लक्स का मतलब क्या होता है। छोटी छोटी चीजों को हम क्लियर करेंगे। गॉस थ्योरम क्या होता है, इसके बाद से गॉस थ्योरम का हम एप्लीकेशन देखेंगे कि गॉस थ्योरम पढ़ने के बाद से जो उसका जो मैथमेटिकल प्रोसेस होता है, उस मैथमेटिकल प्रोसेस का हम कैसे और कहां पे यूज करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, अपने पहले टॉपिक से क्षेत्रफल सदिश से। नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल कौन सी राशि होती है, तो आंसर ये होगा कि सर क्षेत्रफल एक अदिश राशि होती है। लेकिन जब हम फ्लक्स का कैलकुलेशन करते हैं, फ्लक्स की गणना करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम जो सरफेस का जो एरिया है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे ट्रीट करते हैं। क्यों करते हैं, इसके पीछे का वजह क्या है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को हम सेटअप करते हैं, और इसी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के आधार पर हम एग्जाम्पल नंबर 2 को देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि जो एरिया है उसे वेक्टर क्वांटिटी क्यों माना जाता है। मैंने मान लिया कि इस बॉडी पे अलग अलग डायरेक्शन में इक्वल फोर्स अप्लाई हो रहा है। यहाँ भी 100 न्यूटन लग रहा है और यहाँ भी 100 न्यूटन लग रहा है। 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। तो अलग अलग डायरेक्शन में हमने जो फोर्स का मैग्नीट्यूड लिया वो कांस्टेंट है। तो हमने देखा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। क्लियर। तो कहानी ये है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होने की वजह से जो इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन आएगा, क्या ये भी कांस्टेंट है? अगर ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दो ही कंडीशन होगा, या तो कांस्टेंट होगा या तो नो होगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यस, तो हम कह सकते हैं कि इस बॉडी पे जो हमने फोर्स लगाया है अलग अलग डायरेक्शन में, उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। और जब बॉडी में जब यहाँ पे जो डायरेक्शन का जब इंपॉर्टेंस नहीं होगा, तो उस क्वांटिटी को हम मानते हैं अदिश राशि। ठीक इसी प्रकार अगर अलग अलग डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके लिए एक्सेलरेशन का मान कांस्टेंट न होकर अलग अलग है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे डायरेक्शन का रोल प्ले हो रहा है। डायरेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। जब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगा तो ऐसी क्वांटिटी को हम मानते हैं सदिश राशि। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम सदिश और अदिश का पहचान ऐसे भी कर सकते हैं। अब यही एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लगाएंगे। यही एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम केसेस 2 में होल्ड करेंगे, जो कि एग्जाम्पल नंबर 2 के तौर पे हम समझते हैं। हमने देखा कि हमने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कांस्टेंट सरफेस यानी एरिया रखा, जिसका अमाउंट भी क्या कांस्टेंट है। तो कहानी ये है कि क्या जो फ्लक्स आ रहा है, फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा। तो फ्लक्स कांस्टेंट है या नहीं है, इससे पहले हम पहले ये समझते हैं कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स का अगर हम डिफिनेशन दे, तो डिफिनेशन कुछ ऐसे होगा कि किसी बंद पृष्ठ से, किसी क्लोज सरफेस से जितनी वैद्युत बल रेखाएं निकलती है, ये वैद्युत बल रेखाएं, जितनी वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, अगर उसका हम मापन करते हैं तो वही मापन क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। तो पहले कंडीशन में ऐसा लग रहा है कि इस सरफेस से ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है, तो यहाँ पे फ्लक्स ज्यादा है। दूसरे कंडीशन से में लग रहा है कि यहाँ से जो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है वो कम निकल रहा है, तो यहाँ पे फ्लक्स बिल्कुल कम है। तीसरे कंडीशन से बिल्कुल जीरो है, तो यहाँ पे हम कहेंगे फ्लक्स बिल्कुल जीरो है। तो अगर ये फ्लक्स कांस्टेंट रहता, पूरे तीनों कंडीशन में फ्लक्स कांस्टेंट रहता, तो यहाँ पे जो हम एरिया आ रहा है, इस एरिया को हम ये मान लेते हैं, जो एरिया आ रहा है इस एरिया को हम मानते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या मानते हैं हम? स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि मानते हैं। लेकिन हमने क्या देखा कि तीनों कंडीशन में जो फ्लक्स आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है।
यानी यहाँ पे जो सरफेस है, सरफेस को किस डायरेक्शन में रखा गया है, ये यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफेस का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो रहा है। अब जब सरफेस में डायरेक्शन आ जाएगा तो सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे जो एरिया आएगा उसको हम मानेंगे सदिश राशि। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। तो हमने देखा कि पहले कंडीशन में कि फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा, अलग अलग आ रहा, अलग अलग डायरेक्शंस के लिए एक्सेलरेशन अलग आ रहा, तो इस वजह से हमने फोर्स को हमने माना था वेक्टर क्वांटिटी। ठीक इसी प्रकार दूसरे जब हम कंडीशन में आते हैं तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट भी कांस्टेंट है, और जो हमने सरफेस ले रखा तीनों कंडीशन में वो भी क्या कांस्टेंट है। जब सरफेस भी कांस्टेंट है लेकिन जो फ्लक्स आ रहा है वो फ्लक्स अलग अलग है, तो मोटे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर, इसके लिए जो फ्लक्स आता है वो फ्लक्स क्या अलग अलग है। अब फ्लक्स अलग अलग है तो क्यों अलग अलग है, यहाँ पे फ्लक्स अलग अलग होने का मतलब ये हुआ कि जो सरफेस हमने ले रखा है उस सरफेस की दिशा पर निर्भर कर रहा है, दिशा पर निर्भर कर रहा है कि सरफेस को किस डायरेक्शन में रखा गया है। अब जब देखिए कोई भी क्वांटिटी जब दिशा पर निर्भर करता है तो उसी क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो इस वजह से यहाँ पे एरिया को हमने क्या माना है, वेक्टर क्वांटिटी माना है। तो ये इस वजह से हम यहाँ पे एरिया को वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे अज्यूम करते हैं। अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट और इनिशियल टॉपिक पे। अब एरिया वेक्टर क्या है, तो अगर हमने देखा कि एरिया को हमने जब वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे माना है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो एरिया का जो डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। अब इसमें बहुत बड़ा कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा इस पे वर्क करना है। जैसे मैंने मान लिया कि ये सरफेस है, इस सरफेस के लिए जो एरिया है वो होगा ए, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो यूनिट वेक्टर, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो नॉर्मल वेक्टर आपको दिख रहा है नॉर्मल वेक्टर के बिल्कुल अलाउ होगा। यहाँ पे हमने ये सरफेस में ले लिया, ठीक है, स्फेयर वो हम सर्कल सर्कल फॉर्म में है, इसका जो शेप है वो सर्कल फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो एरिया आ रहा है ए, इसका जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन के अलाउ होगा। तो अब समझते हैं कि हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। आपको पता है कि जब हम यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो फुल वेक्टर अपन मॉडुलस ऑफ वेक्टर के तौर पे अज्यूम करते हैं, तो फुल वेक्टर यहाँ पे ये होगा, ये फुल वेक्टर कहलाएगा, वेक्टर ए हो जाएगा। जब इसका मॉडुलस निकालेंगे तो ए आ जाएगा, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो वेक्टर ए इज इक्वल टू हम कह सकते हैं ए इंटू कैपियन हो जाएगा। अब जहां पे ये जो कैपियन देख रहा है इसको नॉर्मल वेक्टर भी कहते हैं, नॉर्मल वेक्टर। अब इसका जो डायरेक्शन होगा इस क्वांटिटी का, यानी इस सरफेस का जो डायरेक्शन होगा वो बिल्कुल नॉर्मल वेक्टर के अलाउ होगा। तो नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए यहाँ पे सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर और यहाँ पे सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। लेकिन अगर आपके पास कोई अलग साइज है जिसका हम साइज नहीं पता कर पा रहे हैं, साइज कैसा बिल्कुल जिगजैग कंडीशन में है, काफी बड़ा है, तो ऐसे कंडीशन में हम इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो बॉडी है, जो सरफेस है, सरफेस को अलग अलग भाग में डिवाइड कर देंगे, स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर देंगे। अब छोटे छोटे भाग में डिवाइड करेंगे तो इसका जो सरफेस का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसे होगा, ठीक है, सरफेस के डायरेक्शन को ऐसे निकालेंगे। तो अगर साइज काफी बड़ा जिगजैग कंडीशन में है तो उसे छोटे छोटे भाग में हम डिवाइड करके वहां पे इस रूल को हम सेटिस्फेक्शन करेंगे कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो मोटे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि एरिया का जो डायरेक्शन होता है, एरिया का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है या परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। तो पहले कंडीशन में देखा कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, दूसरे कंडीशन में देखा कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। क्लियर। तो आज के क्लास में हमें देखा कि एरिया को वेक्टर क्वांटिटी क्यों माना जाता है। मानने के पीछे का मतलब क्या कि फ्लक्स में चेंजिंग होता है, इसके डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो हमने तमाम छोटी छोटी चीजों पे हमने डिस्कस किया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।